आज की कहानी का शीर्षक है योशिनोरी ओसुमी। योशिनोरी ओसुमी का जन्म 9 फरवरी 1945 को जापान के फुकुओका शहर में हुआ। उनका जन्म ऐसे समय हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था और जापान कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उनके पिता योशिनोरी ओसुमी क्यूशु विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और आणविक जीव विज्ञान से जुड़े थे। माता का नाम शिना ओसुमी था। घर का वैज्ञानिक वातावरण बचपन से ही ओसुमी को विज्ञान की ओर आकर्षित करता था। वे बचपन से शांत, जिज्ञासु और धैर्यवान थे। उन्हें प्रकृति का निरीक्षण करना और छोटी छोटी चीज़ों के पीछे छिपे कारणों को समझना पसंद था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फुकुओका में पूरी की। बाद में उन्होंने टोक्यो विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और जीव विज्ञान तथा आणविक विज्ञान का अध्ययन शुरू किया। योशिनोरी ओसुमी ने 1971 में मारिको नाकाजावा से विवाह किया। 1974 में उन्होंने पीएचडी प्राप्त की। उनका प्रारंभिक शोध डीएनए और आणविक जीव विज्ञान से संबंधित था। पीएचडी के बाद वे अमेरिका गए। उन्होंने रॉकफेलर विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेरल्ड एडलमैन की प्रयोगशाला में कार्य किया। यहीं उन्होंने कोशिकाओं के सूक्ष्म कार्यों को समझने की आधुनिक तकनीकों में महारत हासिल की। हालांकि उनका शोध सफल था, लेकिन वे महसूस करते थे कि वे किसी बिल्कुल नए विषय पर काम करना चाहते हैं जहां अभी बहुत कम वैज्ञानिक कार्य हुआ हो। 1980 के दशक में वे जापान लौट आए। उन्होंने टोक्यो विश्वविद्यालय में अपनी स्वतंत्र प्रयोगशाला स्थापित की। यहीं से उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफर शुरू हुआ। उन्होंने एक ऐसे विषय को चुना जिस पर उस समय लगभग कोई शोध नहीं कर रहा था। ऑटोफेजी। ऑटोफेजी दो ग्रीक शब्दों से बना है। ऑटो इक्वल्स स्वयं, फेजी इक्वल्स खाना, अर्थात स्वयं को खाना। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोशिका स्वयं को नष्ट कर देती है। इसका वास्तविक अर्थ है कोशिका अपने अंदर मौजूद पुराने, टूटे हुए या बेकार हिस्सों को तोड़कर दोबारा उपयोग करती है। ये शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रणाली है। कोशिका में ऑटोफेजी कैसे होती है? जब कोशिका में कोई पुराना प्रोटीन, खराब माइटोकॉन्ड्रिया या अन्य क्षतिग्रस्त भाग जमा हो जाता है, तब 1. उसके चारों ओर एक झिल्ली बनती है। 2. ये झिल्ली उसे पूरी तरह घेर लेती है। 3. इस संरचना को ऑटोफैगोसोम कहते हैं। 4. बाद में ये लाइसोसोम से मिलती है। 5. लाइसोसोम के एंजाइम उस पदार्थ को तोड़ देते हैं। 6. बने हुए अमीनो अम्ल, फैटी एसिड और अन्य अणुओं का कोशिका फिर से उपयोग कर लेती है। ये प्रक्रिया कोशिका को स्वस्थ बनाए रखती है। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं में कुछ विचित्र संरचनाएं देखी थी। लेकिन वे कैसे बनती हैं? कौन से जीन इन्हें नियंत्रित करते हैं? इनका वास्तविक कार्य क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं था। उन्होंने मानव कोशिकाओं की बजाय यीस्ट पर शोध करने का निर्णय लिया। उस समय अधिकांश वैज्ञानिक इसे महत्वहीन समझते थे, लेकिन ओसुमी जानते थे कि यदि यीस्ट में प्रक्रिया समझ आ जाए तो मनुष्यों में भी वही सिद्धांत लागू हो सकते हैं। यीस्ट क्यों चुना? यीस्ट तेजी से बढ़ती है, प्रयोग करना आसान है, आनुवंशिक परिवर्तन सरल हैं, कम खर्च में बड़ी संख्या में प्रयोग किए जा सकते हैं। यही उनका सबसे बड़ा वैज्ञानिक निर्णय साबित हुआ। उन्होंने यीस्ट कोशिकाओं के वैक्यूओल को लक्ष्य बनाया। उन्होंने ऐसे यीस्ट विकसित किए जिनमें अपघटन की प्रक्रिया रुक जाती थी। जब कोशिकाओं को भोजन नहीं दिया गया, तब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। वैक्यूओल के अंदर छोटे छोटे बुलबुले जैसी संरचनाएं जमा होने लगीं। यही ऑटोफैगोसोम्स थे। पहली बार वैज्ञानिकों ने ऑटोफेजी को स्पष्ट रूप से देखा। इसके बाद उन्होंने हजारों उत्परिवर्तित यीस्ट कोशिकाओं का अध्ययन किया। उन्होंने उन कोशिकाओं को चुना जिनमें ऑटोफेजी नहीं हो रही थी। इस तरह उन्होंने एक एक करके अनेक जीनों की पहचान की, जिन्हें आज एटीजी यानी ऑटोफेजी रिलेटेड जीन्स कहा जाता है। इन जीनों की खोज ने पूरे क्षेत्र की नींव रख दी। एटीजी जीन क्या करते हैं? इन जीनों के अलग अलग कार्य हैं। झिल्ली बनाना, ऑटोफैगोसोम बनाना, प्रोटीन पहचानना, लाइसोसोम तक पहुंचाना, पुनर्चक्रण करना। आज 40 से अधिक एटीजी जीनों का अध्ययन किया जा चुका है। ओसुमी के शोध के बाद पूरी दुनिया में ऑटोफेजी पर शोध शुरू हो गया। आज हजारों प्रयोगशालाएं इसी विषय पर काम कर रही हैं। चिकित्सा में महत्व। ऑटोफेजी कैंसर कोशिकाओं के विकास और उपचार दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खराब प्रोटीन हटाने में ऑटोफेजी आवश्यक है। मस्तिष्क में जमा विषैले प्रोटीन हटाने में ये प्रक्रिया सहायक होती है।
ऑटोफेजी इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं के स्वास्थ्य में भूमिका निभाती हैं। कई बैक्टीरिया और वायरस को कोशिका ऑटोफेजी के माध्यम से नष्ट कर सकती हैं। जैसे जैसे ऑटोफेजी कम होती है, कोशिकाओं में क्षतिग्रस्त पदार्थ जमा होने लगते हैं। इसी कारण वैज्ञानिक इसे स्वस्थ वृद्धावस्था से जोड़ते हैं। उन्हें 2012 में क्योटो प्राइज, 2015 में इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी और केओ मेडिकल साइंस प्राइज 2016 में नोबेल प्राइज ऑटोफेजी की कार्यविधि की खोज के लिए मिला।